किसी भी राष्ट्र का ध्वज अभिव्यक्ति और आजादी का प्रतीक है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए हर घर तिरंगा लहराया जा रहा है। आइए हम भी अपने घर तिरंगा लहराएं और इस जश्न का हिस्सा बने। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जगदीप धनखड़ बने देश के 14वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल कार्यकाल की दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के शिविर पर फिदायीन हमला नाकाम। 4 घंटे चली मुठभेड़ में दोनों आतंकवादी ढेर, 3 जवान शहीद, 3 घायल। पाकिस्तान के एक और आतंकी को संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल करने पर चीन ने लगाई रोक। जैश ए मोहम्मद के अब्दुल रऊफ से जुड़े प्रस्ताव को किया बाधित। भारत ने की आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की आलोचना। गगनयान परियोजना में इसरो ने हासिल किया मील का पत्थर। लो ऑल्टीट्यूड एस्केप मोटर का सफल परीक्षण। आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बचाने में मिलेगी मदद। और देश भर में उल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। प्रधानमंत्री ने पीएमओ के कर्मचारियों की बेटियों से बंधवाई राखी। बहनों से राखी बंधवाकर सैनिक भाइयों ने दिया रक्षा का वचन। और अब एक नजर उन खबरों पर जो दिन भर सुर्खियों में रही। रक्षाबंधन समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर अनोखे तरीके से हर घर तिरंगा अभियान को चिन्हित करने के लिए हर बच्चे को तिरंगा दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने एक सार्थक और आकांक्षी लोकतंत्र के लिए समावेशिता, पहुंच और भागीदारी को जरूरी बताया है। उन्होंने निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाने पर आयोजित एशियन रीजनल फोरम मीट में बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुफ्त की सौगातें और कल्याणकारी योजनाएं 2 अलग अलग चीजें हैं। अर्थव्यवस्था को नुकसान और कल्याणकारी कदमों के बीच संतुलन कायम करना होगा। कोर्ट ने मुफ्त सौगात का वादा करने की दलों की मान्यता रद्द करने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। आयकरदाता 1 अक्टूबर से सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना में नामांकन नहीं कर सकेंगे। 1 अक्टूबर 2022 से पहले इस योजना में शामिल अंशधारकों पर यह लागू नहीं होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। योजना में इस साल 31 मार्च तक 122 लाख से अधिक आवासों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तत्कालीन राज्य सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के गठन के मार्च 2016 के आदेश को रद्द कर दिया और एसीबी के समक्ष लंबित सभी मामले लोकायुक्त को सौंप दिए हैं। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,299 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 1,25,076 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल अभूतपूर्व दर से बढ़ा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में 7% से अधिक आबादी के पास डिजिटल करेंसी है। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी ने कहा है कि चीन को ताइवान पर और तनाव बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। चीन को कड़ी चेतावनी देते हुए नैंसी पेलोसी ने कहा कि अमेरिका एहसान नहीं होने देगा। उत्तर कोरिया ने कोरोना वायरस से पूरी तरह पार पाने की घोषणा की है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि उनके देश ने कोविड-19 वैश्विक महामारी को हरा दिया है। और अब खबरों पर विस्तार से नजर। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। आज उन्होंने राष्ट्रपति भवन में
पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी बड़े नेता मौजूद रहे। जगदीप धनखड़ 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुने गए थे। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनने पर बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। उपराष्ट्रपति का पद संभालने के बाद जगदीप धनखड़ संसद भवन पहुंचे, जहां राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने राज्यसभा के सभापति के तौर पर अपना कार्यभार यहां पर संभाला। भारतीय संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति आवास पहुंचे। उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे और यहां कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। शपथ ग्रहण से पहले जगदीप धनखड़ ने सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि राजघाट की शांत भव्यता में भारत की सेवा में तत्पर रहने के लिए अपने आप को धन्य और प्रेरित महसूस किया है। कुछ और खबरें। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आज तड़के सेना के एक शिविर पर हुए फिदायीन हमले को नाकाम कर दिया। 4 घंटे तक चली गोलीबारी के दौरान दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। 3 जवान शहीद हुए हैं। देर रात करीब 2 बजे आतंकवादियों ने पारगल स्थित सैन्य शिविर के बाहरी घेरे से अंदर आने की ये कोशिश कर रहे थे। आतंकियों के हमले के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जो सुबह करीब 6 बजे तक चली। सेना की जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ में 6 सैन्यकर्मी घायल भी हुए हैं, जिनमें से 3 शहीद हो गए। सेना के शिविर में अतिरिक्त बल भेजा गया। तलाशी और घेराबंदी करके फिलहाल अभियान जारी है। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तानी आतंकियों को काली सूची में डालने के काम में रुकावट खड़ी की है। संयुक्त राष्ट्र में जैसे मोहम्मद के अब्दुल रऊफ अजहर को वैश्विक आतंकी सूची में डालने के अमेरिका और भारत के प्रस्ताव को चीन ने बाधित किया। चीन ने हाल ही में दूसरी बार ऐसा कदम उठाया है। अमेरिका और भारत ने अब्दुल रऊफ अजहर को वैश्विक आतंकवादियों की सूची में डालने और उसकी संपत्ति जब्त करने, यात्रा प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रस्ताव यूएन में पेश किया था, जिसे चीन और पाकिस्तान ने बाधित किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि बिना कोई उचित कारण दिए आतंकवादियों को काली सूची में डालने के प्रस्ताव पर रोक लगाना रुकना चाहिए। भारत ने कहा कि यह कदम आतंकवाद से निपटने के दोहरे मापदंड को दर्शाता है। चीन ने कहा कि प्रतिबंधित करने के भारत अमेरिका के प्रस्ताव के आकलन के लिए और समय चाहिए। अब्दुल रऊफ के बारे में अगर बताएं तो आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर 1999 में एयर इंडिया के विमान को अगवा करने का मुख्य साजिश करता है। चीन ने इससे पहले आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को प्रतिबंधित सूची में डालने के प्रस्ताव को भी बाधित कर दिया था, जो लश्कर ए तैयबा के सरगना और 26/11 मुंबई हमलों का मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद का रिश्तेदार है। That the SG's report chose not to take notice of the activities of the several proscribed groups in this region, especially those that have been repeatedly targeting India. Selective filtering of inputs from member states is uncalled for. और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश सुमन, आतंकवाद को लेकर पड़ोसी देश चीन की कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये एक बार फिर जाहिर हो गया है। चीन का ये कदम थोड़ा समझाइए, किस तरह की कूटनीति और राजनीति से प्रेरित है? देखिए, निश्चित तौर पे प्रीति, जो चीन का यह कदम है उसे काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है।
खतरनाक इसलिए कि देखिए दुनिया में एक तरीके से कंसेंसस बन रहा था, सर्वसम्मति बन रही थी कि आतंकवाद के मामले में कोई ढील न दी जाए, आतंकवाद के मामले में कोई बुरा आतंकवादी, कोई अच्छा आतंकवादी, कोई उनका आतंकवादी और कोई हमारा आतंकवादी, इस तरह का कोई भेदभाव न किया जाए, क्योंकि आतंकवादी आतंकवादी हो। तो इस पर दुनिया में एक तरीके से सर्वसम्मति बन गई है। और इसीलिए आप देखेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल में जब यह प्रस्ताव आया 1267 कमेटी में, तो इस प्रस्ताव को सिक्योरिटी काउंसिल के 15 में से 14 देशों ने समर्थन किया। सिर्फ चीन एकमात्र ऐसा देश है जो कि इसके विरोध में रहा। और चूंकि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है, इसलिए उन्होंने रोक दिया। तो चीन का यह जो रवैया है वो भारत के साथ जो कई मामलों में, राजनीतिक मामलों में या राजनयिक मामलों में जो कई तरह के मतभेद हैं, उस मतभेदों को ध्यान में रखते हुए चीन का यह रवैया है। और माना यह जा रहा है कि यह पूरी दुनिया के लिए काफी हानिकारक है। देखिए पिछले दिनों ऐसा हुआ था कि इसी साल जून में मक्की आतंकवादी को भी चीन ने इसी तरीके से रोका था, उसे भी काली सूची में डालने की बात हुई थी। उसके पहले आप देखेंगे कि जैसे मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को जब काली सूची में डालने की बात हुई थी तो उसे भी रोका, उसके बाद फिर बाद में राजी हुआ कई 2-3 सालों के बाद। उसी तरह लश्कर तोयबा के हाफिज सईद का भी काली सूची में डालने की बात हुई तो उसे भी रोका। तो चीन जो खुद ही उइगुर आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई करता है और उनसे खतरा है, और ऐसे में दूसरे ऐसे आतंकवादी जो कोई भारत के खिलाफ तो उसकी कार्रवाई है ही। खतरा यह है कि अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार रही है तो इस बात का भी खतरा है कि अफगानिस्तान में जो आतंकवाद का अड्डा बन न जाए, इसमें भी इस तरह के आतंकवादियों की भूमिका हो सकती है। तो इस तरह से अफगानिस्तान एक बार फिर अस्थिर हो सकता है। तो चीन की इस कार्रवाई को पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि बहुत ही ऐसे तरीके से देखा जा रहा है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना गगनयान से जुड़ा एक परीक्षण पूरा किया है। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का सफल परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण किसी आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने की प्रणाली से जुड़ा है। इसरो ने एक बयान में कहा कि क्रू एस्केप सिस्टम किसी आपात स्थिति में गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल को अलग कर देता है और इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने का काम करता है। संसद भवन परिसर में आज भारत और आसियान संसदीय दल की मुलाकात हुई, जिसे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने संबोधित किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने आसियान के संसदीय दल का स्वागत किया और उन्हें प्रतीक चिन्ह भी भेंट किए। आसियान संसदीय दल कंबोडिया के नेशनल असेंबली के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के शीमयीप की अध्यक्षता में 10 अगस्त से 14 अगस्त तक भारत की यात्रा पर है। India ASEAN partnership is comprehensive in nature and it is based on deep political understanding, growing trade and investment, cooperation in the advanced technological areas and strategic areas such as cyber security, transnational crime and counter-terrorism, art and culture, etc. फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार होंगे समाचार राज्यवार। अब बने रहिए हमारे साथ। नए भारत की नई सोच। संसद टीवी की ओर से आप सभी को रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। पारंपरिक युद्ध के बजाय छद्म युद्ध के युग में आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है।
cyber crime is another internal threat, and it's really emerging very fast. Artificial intelligence is playing a very vital role in the internal security. सोशल मीडिया, साइबर क्राइम्स, इससे राइट नाउ जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं है। जब भी बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम हमेशा लैंड की बात करते हैं, बट जितना खतरा हमें लैंड से है उससे ज़्यादा खतरा हमें पानी से है। और आइए खबरों पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जयराम ठाकुर की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ विपक्षी दल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से अस्वीकार कर दिया गया। चर्चा के दौरान विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि उन सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के विलय का प्रस्ताव नियोजन स्तर पर है जिनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम है। उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग ने प्रदेश का पहला राजकीय प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र वाराणसी के चौबीपुर में खोलने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसका मसौदा भारत सरकार के पास अनुमति के लिए भेजा गया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के युवाओं को खेल और जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी की मौजूदगी में गुजरात में वायुसेना कर्मियों की शैक्षणिक विद्वता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। नोएडा में महिला से मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। 16 अगस्त को धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की सुपुर्दगी के एक अन्य मामले में सुनवाई होगी। लोकप्रिय हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक है और उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के गहन चिकित्सा कक्ष में जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। दिल्ली सरकार ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि निजी 4 पहिया वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लागू नहीं होगा। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षाकर्मी लगातार गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। और बात करेंगे मौसम से जुड़ी खबरों की। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से हालात बदतर होते जा रहे हैं। भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं, निचले इलाके जलमग्न हैं। वहीं भूस्खलन के बाद कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिस वजह से यात्री यहां वहां फंसे हुए हैं। मंडी जिले में भूस्खलन के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। कुल्लू जिले में बादल फटने के बाद हुई भीषण बारिश में 10 दुकानें और 3 वाहन बह गए। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मध्य प्रदेश में बारिश जारी है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद कई निचले इलाके जलमग्न हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। फिलहाल बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिसके चलते कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। कुछ जगहों पर सड़क संपर्क टूट गया है। नदी भद्राचलम में दूसरे खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। भद्राचलम में आज जलस्तर 51.6 फीट था और नदी में जो प्रवाह था वो 13.49 क्यूसेक था। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों के गांव में पानी भर गया है। इससे तेलंगाना के मुलुगु जिले के पैरूर में भीषण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। कृष्णा नदी के पार श्रीशैलम में कई इलाके डूब गए हैं। हालात को देखते हुए श्रीशैलम के 12 फीट की ऊंचाई तक के 10 गेट खोल दिए गए हैं। कुछ अहम खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से।
क्रिमिया में रूसी वायुसेना के एक अड्डे पर हुए कई शक्तिशाली विस्फोटों में रूस के 9 लड़ाकू विमान तबाह हो गए हैं और ऐसा दावा किया है कि ये हमला यूक्रेन ने किया था। इससे दोनों देशों के बीच जारी युद्ध के और भीषण रूप अख्तियार करने की आशंका है। उपग्रह से ली गई तस्वीरों में वायुसेना के एक अड्डे पर कम से कम 7 लड़ाकू विमानों में आग लगी नजर आ रही है। अन्य क्षतिग्रस्त दिख रहे हैं। मंगलवार को हुए विस्फोटों में एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि 14 अन्य घायल हुए। यूक्रेन के अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से अभी तक इन विस्फोटों की जिम्मेदारी नहीं ली है। वीडियो में कुछ इमारतों में दरारें और टूटी खिड़कियां भी नजर आ रही हैं। श्रीलंका के संविधान संशोधन मसौदा विधेयक में राष्ट्रपति की शक्तियों में कमी लाने के साथ ही कई अन्य नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसके तहत राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की शक्ति नहीं होगी। न्याय मंत्री विजयदास राजपक्षे ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के पद से हटने के बाद संविधान के 22वें संशोधन मसौदे में बदलाव किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। विजयदास राजपक्षे ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति की शक्तियों में कटौती का प्रावधान किया जा रहा है। फ्रांस के पाइन के कई किलोमीटर के दायरे में फैले जंगलों में आग लग गई है। आग बड़े एरिया के जंगलों में फैली है। फायर फाइटर पानी के पाइप, केमिकल स्प्रे समेत अन्य बचाव के तरीके अपना रहे हैं। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार दक्षिण पश्चिम फ्रांस के होस्टेंस में जंगलों में आग लग गई। ये करीब 6,800 हेक्टेयर में फैल चुकी है। आग लगने से आसपास के कई किलोमीटर के दायरे में धुआं छाया हुआ है। आग के चलते लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। आज पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों और स्कूल के बच्चों से राखी बंधवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों से राखी बंधवाई। उन्होंने इसका एक वीडियो भी ट्विटर पर साझा किया। वहीं प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। भाई और बहन के बीच प्रेम के प्रतीक के रूप में सावन महीने की पूर्णिमा को देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अटारी वाघा सीमा पर रक्षाबंधन के अवसर पर उत्सव मनाया गया। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।